हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस पेपर 2 के पीओआई क्यूज दिसंबर 2023 के जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उन पर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। ओके, सो देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया था वो क्या क्या आया था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन पार्ट ए का होता है, जिसमें कि आपको वन मार्कर के क्वेश्चन आते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें आइदर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है या ट्रू फॉल्स दे सकता है। पिछले बार जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया गया था। ओके, और ये क्वेश्चन जो है जैसे कि लिखा हुआ है ये मैंडेटरी होता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो पार्ट ए का पहला क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, जिसमें आपको डेफिनेशंस लिखना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है या ट्रू फॉल्स होता है। तो पिछले बार का जो क्वेश्चन आया था उसमें ट्रू फॉल्स डाला हुआ था। तो ट्रू फॉल्स में जो पहला क्वेश्चन है ये बोलता है कि एशियाटिक लायंस आर एंडेमिक टू इंडिया। तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये ट्रू है। आप जानते हैं कि ये ट्रू क्यों है? तो ये ट्रू इसलिए है क्योंकि जो एशियाटिक लायन होता है वो पर्शियन लायन भी बोला जाता है या उसको इंडियन लायन भी बोला जाता है, और वो एक मेंबर होता है किसका? पैंथेरा लियोलियो सबस्पीसीज का, जो कि इंडिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है फिलहाल। इसका जो पहले के हैबिटेट्स थे, मतलब पहले कहाँ पाया जाता था? पहले वो वेस्ट एशिया के पोर्शंस में पाया जाता था, मिडिल ईस्ट में भी पाया जाता था, बिफोर इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन दैट रीजन। ठीक है, वहां पे एक्सटिंक्ट होने से पहले ये वहां पाया जाता था, बट फिलहाल ये एंडेमिक हो चुका है इंडिया में, इंडिया को। जो कि हमारा कहाँ मिलता है? गिर नेशनल पार्क में मिलता है, गुजरात में। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, हैबिटेट लॉस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन था, ये भी 100% ट्रू है, क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ रहा है भाई ट्रू है। क्यों ट्रू है? तो हैबिटेट लॉस क्या होता है? प्राइमरी थ्रेट होता है टू मेजोरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट स्पीसीज। देखो बहुत सारे जो जीव जंतु, जैसे कि ह्यूमंस की भी बात करते हैं या अलग जीव जंतु की बात करते हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के लिए हैबिटेट लॉस जो होता है वो काफी खतरनाक चीज होता है। तो करंटली उसी चीज को फेस कर रहा है, क्योंकि हैबिटेट लॉस होने का कारण है बहुत सारा पॉल्यूशन फैक्टर है, डिफोरेस्टेशन फैक्टर है। उसके बाद क्या बोले तो कैलामिटी होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो वर्टिब्रेट का स्पीसीज है उसका डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जनरलाइज्ड है सारे स्पीसीज के लिए, जैसे कि जितने भी थ्रेटेड स्पीसीज है, इनवर्टिब्रेट हो, प्लांट हो, फंगी हो, उनके लिए भी ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में पूछता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1996 में पास हुआ था, लेकिन ये फॉल्स है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इंडिया में आया था 1986 में। वो क्यों आया था? टू इम्प्रूव प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, एक तो इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के बिना खाली अगर तुम प्रोटेक्शन देते रहोगे तो फिर से पॉल्यूशन करता रहेगा इंसान, इसलिए इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है। तो दोनों स्टेटमेंट लिखना जरूरी है एग्जाम में। अगर इसका डेफिनेशन पूछ देता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, वो भी वन लाइनर के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया है। सो दिस एक्ट वाज ए रेस्पॉन्स टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड वाज इनेक्टेड अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना लिखो अगर आता है इसके डेफिनेशन के फॉर्म में। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें 1991 में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स था, 1986 में ये आया था। फिर आता है मेधा पाटकर वाज एसोसिएटेड विद तेहरी डैम मूवमेंट। ये भी गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। तेहरी डैम से रिलेटेड मेधा पाटकर नहीं थी। मेधा पाटकर जो थी वो तुम्हारी नर्मदा बचाओ आंदोलन से थी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तेहरी डैम मूवमेंट से वो नहीं थी। नेक्स्ट ये पूछता है कि सैक्रेड ग्रुप्स आर एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। यार सैक्रेड ग्रुप्स का मीनिंग समझो। सैक्रेड ग्रुप्स का मीनिंग क्या होता है? तुलसी का पौधा हुआ, और हमारा जो बरगद हुआ, जिसकी हम पूजा करते हैं, मतलब जिन पेड़ों के या जिन पौधों को हम पूजा करने की कोशिश करते हैं या उनके पास मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा उसको हम सैक्रेड मानते हैं, उनको हम सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो वो जो सैक्रेड ग्रुप्स की बात चल रही है, तो सैक्रेड ग्रुप्स क्या है? सैक्रेड ग्रुप्स आ रहे हैं फाइन एग्जांपल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, क्योंकि ये तो घर पे होता है ना, इन सितु है इसीलिए। तो सैक्रेड ग्रुप्स आर फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स
साइज वेरिंग बिटवीन 0.5 to 500 हेक्टर्स, इसके बीच में वो रहता है। सम ग्रुप्स आर मोर देन 500 हेक्टर्स भी है, which are protected by religious community। देखो रिलीजियस कम्युनिटीज के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड हैव सिग्निफिकेंट रिलीजियस कनोटेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग द कम्युनिटी। सही बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो सैक्रेड ग्रुप्स हमारा एक्स सितु कंजर्वेशन तो कतई नहीं होगा, वो इन सितु कंजर्वेशन होगा। आई होप कि ये जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं इनको आप बड़े ध्यान से करना, ठीक है। एग्जाम में जब आता है तो बड़े ध्यान से करना, हड़बड़ी करके मत करना। ये पार्ट ए का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। चलते हैं आगे। पूछता है डिफाइन एनी 5, इनमें से किसी 5 का आंसर दो। देखो वैसे तो 6 दिया होगा, 6 में से 5 का ही आपको आंसर बनाना है। तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिफर्स टू द अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। देखो यहाँ पे एक चीज बोला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बैचलर्स में पहुंच चुके हो। अब आप ना वो तुक्का मारा वाला डेफिनेशन ना लिखो, ठीक है, ये वाला लिखो। ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका फ्यूचर नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और प्रेजेंट को भी सफिशिएंट चीजें मिले। ये चीज यहाँ पे लिखना है। ये डिक्टो सेंटेंस में अगर लिख दो एग्जाम में तो बहुत मार्क्स आएंगे भाई, सीधी सी बात है। फिर क्या आता है? इट involves balancing the economy, social and environmental aspects to create more equitable and environmentally conscious society। ये भी सच बात है। उसके बाद क्या आता है? द कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1987 रिपोर्ट में, जिसमें कि बोला गया आवर कॉमन फ्यूचर बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज ब्रूटलैंड कमीशन। इसको ब्रूटलैंड कमीशन के नाम से भी फेमस किया गया है। So the 17 sustainable development goals were adopted by United Nations in 2015 to guide the global efforts towards the sustainable development goal। तो 17 गोल्स के बारे में यहाँ लिखने की उतनी जरूरत है नहीं, लेकिन जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, लेकिन दिस इज सफिशिएंट, मतलब ये चीजें सफिशिएंट है जो यहाँ पे बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में नहीं पूछा था यहाँ पे पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्स का जिक्र नहीं किया है। आपको एग्जाम में गोल्स भी आ सकता है, तो गोल्स जब आएगा तो गोल्स के बारे में लिखना, मतलब उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन मतलब लिख देना, ठीक है। तो ये चीज समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अंधाधुन लिखना शुरू मत करो, मार्क्स देने वाले तो दे देते हैं मार्क्स, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी लिख दोगे, करेक्ट। तो पॉइंटर्स के साथ जितना जरूरी है उतना लिखो, उतना ही दिया गया है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, जितना दिया गया है उतना ही लिखो, करेक्ट। आगे चलते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज क्या आता है? आर ए नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स दैट कैन हार्म टू एनवायरमेंट, इकोनॉमी और ह्यूमन health in new ecosystem. They can outcompete native species for a resource and alter the habitat and lead to extinction। सही बात है भाई। देखो बाहर से कोई पौधा, फॉरेन पौधा अगर आ गया तो वो क्या करेगा? जो लोकल पौधा उसके साथ तो कम्पीट करेगा ना, वाटर के लिए, फूड के लिए, सनलाइट के लिए, सब चीज के लिए कम्पीट करेगा, ठीक है। उसको ज्यादा मिनरल्स भी चाहिए होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होगा, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं? डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो उसी की बात चल रही है। इन्वेजिव स्पीसीज एक नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब स्पीसीज की बात की, इसमें पौधे की बात नहीं चल रही, इसमें बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं, तो कंपटीशन को बढ़ा देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये सब प्रॉब्लम्स हैं किसमें? इन्वेजिव स्पीसीज में। तो इन्वेजिव स्पीसीज को लाता कौन है? कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ट्रेड, ट्रैवल और इंटेंशनल रिलीज, ठीक है। इंटेंशनली उसको छोड़ा गया है। एग्जाम्पल इन्वेजिव स्पीसीज इंक्लूड जेब्रा मुसेल्स, कुडजू एंड लायन फिश, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट देयर इंट्रोडक्शन, monitor their presence and control the population through methods like biological control, habitat modification और chemical treatment से इन तरीकों से बचाया जा सकता है, करेक्ट। तो early detection prevention are key to managing the invasive species, ये भी बोला है, ठीक है। तो ये सब जरूरी है हमारा इन्वेजिव स्पीसीज को, पैदावार को कम करने के लिए, ओके। आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ डिमांड ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और ए प्रोडक्ट। देखो तीनों चीजें हैं, इकोसिस्टम का
जो यूज हो रहा है वो बाई इंडिविजुअल भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो रहा है और प्रोडक्ट भी हो रहा है। तो ये चीजें वहां पे उसने बोल दिया। इट टेक इनटू अकाउंट द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर, लैंड, एनर्जी एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड वेस्ट, ये सबको भी इंक्लूड करता है। द गोल इज टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज on environment and identify the areas for reduction. A smaller ecological footprint indicates more sustainable lifestyles. The concept was first introduced by William Rees and Mathis Wackenell in 1996. ठीक है, ये सब भी लिख सकते हो लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। देखो हाईलाइटेड पोर्शंस तो आपको वैसे भी पढ़ के जाने लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से लिख सकते हो। चलो, अब आता है रेड डाटा बुक। देखो रेड डाटा बुक भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। क्या चीज है? एक पब्लिकेशन होता है एक तरीके से, दैट ट्रैक्स दी स्पीसीज threatened with extinction, particularly in Europe and Central Asia की बात की जाती है। It was first published in 1979 by International Union for Conservation of Nature (IUCN) and is also known as a Red List of Threatened Species. ठीक है, this book provides a comprehensive list of threatened species including plants, animals, fungi, along with their conservation status and habitat information. The Red Data Book serves as a crucial tool for conservation efforts and policy making to protect the endangered species and their habitat। बहुत अच्छी चीज बताई है कि इसका होना क्यों जरूरी है। कि देखो अगर किसी चीज का ट्रैक नहीं होगा, सपोज करो कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो बट तुमको पैसे का ट्रैकिंग पता नहीं है कि तुम्हारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, तो आप बचाओगे कैसे, सेव कैसे करोगे? उसी तरीके से रेड डाटा बुक भी क्या करता है, स्पीसीज का ट्रैकिंग है। एक तरीके से अलग अलग टाइप के स्पीसीज, उनके एक्सटिंक्शन रेट के हिसाब से उनको ट्रैक किया गया है। ठीक है, तो ट्रैक करके लिस्ट बनाया गया है जिससे जिसका क्या पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपको इसे सिंपल तरीके से भी समझा सकते हो, जैसे मैंने दिया है आप वैसे भी समझा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो दिस इज ए इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेड डाटा बुक जो कि पिछले साल के क्वेश्चन में आया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप बना ही लोगे। चलते हैं एंडेमिज्म। एंडेमिज्म इज ए टर्म यूज्ड इन बायोलॉजी टू टॉक अबाउट द distribution of taxon limited to a small geographical area and which can therefore be found naturally in this place। ठीक है, बहुत सिंपल सा टर्म है। बायोलॉजी के टर्म में इसको बोला जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सन लिमिटेड टू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। टैक्सन मतलब एक स्पीसीज का, एक स्पीसीज है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, बाहर और कहीं नहीं मिलता है, तो उसको हम एंडेमिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो इट्स consequence endemic species are those live in a limited area such as mountain range, lakes और island and among others। ये सब एंडेमिज्म में बोला जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं तो क्या होता है कि वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है, जैसे कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो वो एंडेमिज्म का एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज कॉल्ड एज एंडेमिज्म, जिसमें कि जो एक टैक्सन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही घूम रहा होता है। करेक्ट, ये है। फिर आता है तुम्हारा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, mitigate climate change, adopted in 1997 and entering into the force 2005। द प्रोटोकॉल सेट बाइंडिंग टारगेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखो। ठीक है, मार्क्स लाने के लिए ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने होते हैं। देखो सभी मार्क्स ले आते हो लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं लिखोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर एमिशंस बाय ए एवरेज ऑफ 5% बिलो 1990 लेवल्स बिटवीन 2008 एंड 2012। ठीक है, इन्हीं के बीच में करने की बोला गया था। ठीक है, ऑल्दो द ट्रीटी वाज ऑफिशियली एक्सपायर्ड इन 2012, its principle and goals continue to influence the international climate change negotiation and policy। The protocol remains cornerstone of global efforts to address the climate change, paving the way of Paris Agreement and future sustainable development initiatives। करेक्ट। 2012 के बाद तो 2015 में हमारा क्या आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 गोल्स हैं वो आ गए। ठीक है, उसमें तो क्लाइमेट चेंज कंसेप्ट आ गया ना, तो क्योटो प्रोटोकॉल को तब तक ही माना गया था, 2012 तक ही रखा गया था। ये भी जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, 1997 में आया था, ये भी जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। फिर रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस और मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, ये दोनों के कंसेप्ट के लिए आया था। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो भी लिखना तुमको आना चाहिए। पता चला ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता ही नहीं है क्या क्या ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है,
तो वो सब भी पढ़ो और वो सब देखो। आई होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस लेक्चर्स को स्प्रेड करें, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है इस बार का, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। विद दिस, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। हैव ए नाइस डे।